जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग तो हमारे इस परिवार पर है ही, आप पर भी और मेरे ऊपर भी। तो इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मुझे कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपके साथ शेयर करनी है जो कल सुबह से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र आज मैं तेरे साथ सारे दिन मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ, सारा दिन मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। तो मुझे लगा कैसे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो थोड़ी सी इमोशनल थी, थोड़ा सा मुझे फिर से ऐसे लग रहा था अकॉर्डिंग टू माय डेस्टिनी नंबर कि फिर से मुझे मेरा प्रोफेशन छुड़वाया जा रहा है। मुझे एक और इंडिकेशन मिला कि जो आपने मुझे कल इंडिकेशंस दिए हैं वो मैं नहीं आपको बता सकती अभी कि मैंने वो चीज़ नहीं मांगी है, लेकिन मुझे लगा आप एक नई चीज़ मुझे सर्व कर रहे हैं जो मुझे अभी पसंद ही नहीं है, जो मैंने मांगी ही नहीं है, जो मैंने सोचा ही नहीं है। और आप जो करंट प्रोफेशन मेरा है, अब फिर से मेरा नंबर आ चुका है कि उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर 3 साल बाद ये चेंजेस आते हैं। तो उसको लेकर के फिर मैं बीच मझधार में मुझे लगा कि मैं फिर से वहीं से शुरू हो गई हूँ जहाँ मैं फर्स्ट डे थी। तो अमृत वेला में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और गुरुजी से थोड़ी सी फाइटिंग भी चल रही थी। तो ये था, लेकिन फिर उसके बाद गुरुजी का कॉन्टीन्यूस मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग तो शेयर कर, मैं पूरा दिन तेरे साथ रहना है। बहुत सारे उनके प्रॉपर आ रहे थे, लेकिन मेरा जो मेंटल स्टेट था ना वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इमोशनली डिप्रेशन में चले जाना या फिर एक हट कर लेना कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जो बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं सुनना। क्योंकि फिर आपने मुझे वहीं उसी दोराहे पे लाकर शायद खड़ा कर दिया है कि जहाँ मुझे मेरा ये जो करंट प्रोफेशन चल रहा है जो आपने मुझे दिया फिर से चेंज करने का आ गया है। तो ये वाली बात हुई थी और साथ में ये ब्लेसिंग भी आ रही थी संगत जी कि पूरा दिन क्या है कि मैं तेरे साथ रहूँगा। तो ये सारी ब्लेसिंग जो उस दिन पूरे साथ कैसे रहे गुरुजी मेरे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। कुछ चीज़ें गुरुजी ने घर से हटवाई वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन हम उससे पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप, आप भी और मैं भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब यहाँ तक मैं आ गई थी, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोना भी हो जाता है कई बार जब आप इमोशनल लेवल पर टॉर्चर होते हो ना, तो फिर आप डिप्रेशन ऐसा हो जाता है कि बस अब कोई कुछ नहीं है, फिर से ज़ीरो पर आ गए हो। क्योंकि ये मेरे साथ आज तक होता है, मैं फुल 1000% मेहनत करती हूँ और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे लगता है कि मैं फिर से वहीं शून्य पर आ गई हूँ। तो वो जो इमोशनल ट्रॉमा होता है ना, उसको झेलना तो शायद वही झेल सकता है जो जिस पर बीतती हो। मैक्सिमम मैं कहूँगी 7 नंबर जो केतु से रूल करते हैं या फिर जिनकी दशा चल रही होगी केतु की, तो उनकी ज़िंदगी में ये बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो संगत जी, यहाँ तक बात थी, लेकिन फिर भी मैंने सुबह जब ये लिखना शुरू किया, अपना राम नाम जैसे ही मैं लिखना शुरू करती हूँ ना, पता नहीं राम जी की कृपा है और ये सभी पर है, और इसीलिए शायद गुरुजी राम नाम लेखन की पुस्तिका जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ भी कोई जागरण कीर्तन कुछ भी हो रहा हो, तो मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि वो सभी के ही काम आए। एक पेज डेली लिखने से भी ज़िंदगी बदल जाती है। और आपकी गुत्थियाँ होती है ना, जो आपकी गांठें पड़ी होती है, पजल्स जो होते हैं वो सुलझते चले जाते हैं। जैसे ही फिर मैंने राम नाम अपना लेखन शुरू करा तो मुझे इंट्यूशंस वो आनी शुरू हो गई कि गुरुजी का स्वरूप था सामने और राम नाम मैं लिख रही हूँ। और मेरे जो माता रानी है या पंचमुखी बालाजी हो, हमेशा मैं उनकी बहुत बड़ी डिवोटी हूँ। बस ये होता है ना कि बस हनुमान जी का नाम लो तो मेरी आंखों से बस पानी निकलना। इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ उनसे। और फिर संगत जी, जब मैंने राम नाम लेखन शुरू करा और लिखना शुरू करा राम राम राम, तो उसके बाद इंट्यूशन लिख तो रही थी राम राम, बट माइंड कहीं और ही चल रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि बस पता नहीं, शायद अब वो स्टेज आ गई है कि सारा उसी टाइम ही आपको चीज़ें सुलझती चली जाती हैं। तो सोचते सोचते वो चीज़ें आ गई कि जब तेरा डेस्टिनी नंबर ये कहता है कि जिसको भी तू 1000% देगी और वो चीज़
जिसको भी तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो उससे फिर मतलब इतना देते क्यों? क्योंकि जब जब आप 100% इमोशनली अटैच जहाँ पर हो जाओगे और उस काम में आप पूरा सब कुछ दिन रात अपना खाना पीना सब झोंक दोगे और सब रिलेशन सब कुछ झोंक दोगे, और उसके बाद फिर वो वही आपसे छुड़वा देता है, या तो प्यार से बैलेंस कर लो इस चीज़ को, नहीं तो मैं इससे छीन लूँगा। तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मेरी एक फ्रेंड आंटी ने भी मुझे बहुत बड़ा सबक, क्योंकि बातें करते करते जब हम क्लाइंट से बात करते हैं ना तो फिर उनको बताते बताते खुद की भी लाइफ सॉल्व हो जाती है। मैंने कहा ना, दूसरे दिए का सपोर्ट लेना पड़ता है। मैं दूसरों को बता रही हूँ लेकिन मैं खुद कितनी परेशान हूँ, वो वाली चीज़ के लिए भी तो कोई और आएगा ना मुझे लाइट देने के लिए। तो ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड आंटी आई थी घर पर, वो इमोशनली बहुत वीक थी, मैं उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही थी, लेकिन उनसे बात करते करते मेरी खुद की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए गुरुजी कैसे करवाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक परिवार गुरुजी ने इसीलिए जोड़ा है, सबको कनेक्शन इसीलिए बनाते हैं कि सब एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है, सपोर्ट करो एक दूसरे को। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा एक चीज़ें, बल्कि बोल मैं रही थी लेकिन अपने ही वर्ड्स को मैंने फिर से एक स्टोरी करके फिर मुझे ये पता चला कि तुम 100%, क्योंकि मैंने जब जब कोई प्रोफेशन में काम किया है ना, जब जब किया है, तो मैंने उसमें सब कुछ होता है ना कि पूरा अटेंशन सब कुछ मतलब उसी में झोंक देना पूरा, कि बस दिन रात खाना पीना नहाना सब कुछ उसमें ही, मतलब मैं 100% दे देती हूँ। 100 क्या 1000 बोल दो, जितना भी बोल सकते हो। मुझे दिन रात के 3 बजे 4 बजे 5 बजे दिन भर सुबह ली, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। बस मुझे फिर लगता है मेरा काम, मुझे बस सबसे पहले मुझे ये करना है, मुझे ऐसी लगन सी लग जाती है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वही चीज़ फिर मुझसे छुड़वाई जाती है। फिर ये कहते हैं कि अच्छा मतलब तू मतलब इसमें बैलेंस नहीं कर रही, नहीं करना चाहती, तो या तो कर ले, नहीं कर रहे तो मैं इसको फोर्सफुली फिर छीनूंगा। और ऐसा ही होता आया है। जब मैंने शादी से पहले भी अपना जॉब वगैरह स्टार्ट करा, 4 साल करा, तो मैं खुद इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी उसमें कि जॉब चेंज करना। तो इसमें या तो ये होता है 7 नंबर से जो रूल करते हैं कि या तो तुम चीज़ें खुद से चेंज कर दो, उसमें मेड भी हो सकता है, आपका खुद का रूटीन भी हो सकता है एक, या फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस भी, कुछ भी, खाना पीना टेस्ट कुछ भी, आपको एक टाइम पर या तो आप खुद से उस चीज़ों को छोड़ो, या फिर आपसे फोर्सफुली फिर वो छीनी जाएंगी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप की हो, कि जिस रिश्ते में आपकी कोई जान अटकी हुई है, तो 7 नंबर से रूल करता है, ठीक है। या दशा केतु की चल रही हो तो उसमें क्या करता है, वो फोर्सफुली छीन लेता है फिर आपसे चीज़ें। तो यही फिर मुझे पता, मतलब गुरुजी ने एक पूरा अच्छे से क्लैरिटी दे दिया वो राम नाम की करते करते, कि जब जब उसके बाद मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशन अपनाए, सिलाई सीखा, उसको भी मैंने 1000% दे दिया कि यही है, अब इसके अलावा तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो फुल क्रिएटिविटी ये वो मतलब बहुत ज़्यादा, फिर वो भी मुझसे छीन गया। मैंने बच्चों को पढ़ाना टीचिंग शुरू करा, मैंने 100,000% उनके ऊपर दे दिया। जहाँ टीचर्स 1-1.5 घंटा देते हैं, मैं 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे ऐसे दे देती थी। तो मतलब ये वाला चीज़ था, फिर फोर्सफुली फिर वो मुझसे छुड़वाया जाता था, और रीज़न सिली रीजंस होते थे छोड़ने के भी, रीज़न कुछ भी हो बट वो छूट जाता था। उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह का भी ऑनलाइन काम करा, फिर उसमें भी मैंने मतलब इतना कर दिया कि भाई मतलब चीज़ों को बैलेंस नहीं करा। अगर मैं शायद बैलेंस कर रही होती, जो मेरी डेस्टिनी नंबर कहता है कि तुम चीज़ों को बैलेंस करके चलो, सारी चीज़ें को पैरेलली इक्वल करके चलो, तो तुमसे नहीं छुड़वाई जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हमारे बुरे कर्म जो होते हैं ना, वो कहते हैं, या आपको कह लो कि एक दशा होती है राहु केतु, वो कहता है कि तू पूरा वर्कॉलिक बन जा, ठीक है, वर्कॉलिक बन, तू इतना वर्कॉलिक बन कि इसके आगे तुझे कुछ नहीं नज़र आना चाहिए। बट सेम मैं 2 प्लैनेट में ना बीच में फंस जाती हूँ, शायद और भी किसी को भी नॉलेज हो तो वो जानता हो। शनि और केतु ना दोनों मेरे एक ही प्लैनेट में बैठे हैं। तो शनि महाराज कहते हैं तो पूरा वर्कॉलिक बन, कर्म कर, कर्म कर, कर्म प्रधान कर, कर्म के अलावा मतलब सबसे पहले तेरा कर्म आता है, काम के ऊपर ध्यान दे। और साथ में जो बेचारे एक और प्लैनेट बैठे हैं प्यारे से, वो कहते हैं कि तू वर्कॉलिक बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, ले छोड़, अब उसको फोर्सफुली मतलब छीना जाता है। तो इन दोनों के बीच मेरी जो मतलब लाइफ ऐसे झूली है ना अच्छे से, तो ये चीज़ें शायद किसी और से भी मैच हो रही हो, तो उनके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्लीज़ मेंटेन करके रखिए, बैलेंस करके रखो, तो ना ही चीज़ें छूटेंगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मतलब कर्म के लिए भी आप पूरा एक्टिव रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें सब कुछ झोंक दो अपना।
तो ये वाली चीज़ों में बहुत मतलब झूली हूँ अच्छे से, और बहुत इमोशनली ट्रॉमा झेला है भाई, बहुत झेला है। आप ये सोचो कि जब जब मैं ये चीज़ें छीनी जाती थी ना, जब आपसे कहते हैं ना कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, भैया मैं उसके लिए हाथ काट दूंगा, मैं उसके लिए सुसाइड कर लूँगा, ये रिलेशनशिप में भी है कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और फिर वही चीज़ क्या होती है कि आपसे छीनी जाती है, फिर वो छीनी जाती है। फिर जो आपके ऊपर इमोशनल वाला जो होता है ना, ये कहते हैं ना पत्थर मारने जो होता है, खुद बंदा ऐसा लगता है कि बस तकिए के अंदर पूरा टाइट करके इतना रो, इतना जिसमें आपकी सुबकियों तक की आवाज़ कोई ना सुन पाए। तो वो वाला उस लेवल तक का मतलब मैंने ट्रॉमा झेला है। तो संगत जी आज मतलब कल ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे एक और लेसन दिया, तो उसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना कि आपने मतलब उस चीज़ को मुझे बताया कि ज़िंदगी भाई तुम्हारा जो प्लेनेट कहता है, तुम्हारा कहता है प्लेनेट सेवा करो, और लेकिन 2 प्लेनेट सामने साथ में बैठे हैं, तो भाई बैलेंस बना के चलो उसे, नहीं तो वो चीज़ें छिन जाएंगी। और थोड़ा टाइम के लिए आपका जो डेस्टिनी नंबर है या जो भी आपके बर्थ नंबर है, वो ये कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ किसी और की लाइफ में तुम तब तक हो जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता। जिस दिन वो स्टेबल हो गया आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा, आप सदा ज़िंदगी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं काफ़ी क्लाइंट से भी अपना बोलती हूँ, जो भाई नई संगत जुड़ रहे हैं उनसे ही बोलती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन सदा ज़िंदगी नहीं कर रही, कब पता नहीं आपकी लाइफ में से मुझे एकदम खींच लिया जाए, मुझे नहीं पता। तो हर चीज़ सीखो और अपना सेल्फ डिपेंड बनो, कहीं आपको किसी पंडित के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी का हाथ है आपके सर पर, कुछ चीज़ें जो नेगेटिव है वो निकल जाएंगे, और उसके बाद आप खुद से मतलब अच्छे से जीना सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। तो ये हुआ था कल, गुरुजी ने दी मुझे क्लैरिटी बहुत अच्छी। तो अब मैं समझ गई कि क्यों मैं बार बार फेल हो रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई बर्थ नंबर, कहाँ मिस्टेक हो रही थी। और यही मैंने बहुत सारा अपने हस्बैंड अंकल से भी डील करा, जब मैंने उनको, क्योंकि वो खुद मेरे को अपने 15 साल से देख रहे हैं अपनी आंखों से। और पता क्या होता है, फिर आप जितनी मेहनत करते हो ना ऐसे में, उसके बदले आपको रिवर्ट भी नहीं मिलता है जो आपको मनी मिलना चाहिए, क्योंकि जितना आप मेहनत कर रहे हो उसके बदले का आपको नहीं मिलेगा उतना। वो चीज़ भी एक अलग ट्रॉमा है कि अब मेहनत इतना कर लिया और नहीं हो रहा। तो इसीलिए कल गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया वो चीज़ कि उतना करो कि 100% देने की ज़रूरत ही क्या है। तो एक फ्रेंड आंटी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई मैं किसी के साथ भाई बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ, और सच में वो हार्टली बस कह दो कि एंजल है वो आंटी। और वो बहुत लिटरली मतलब कहते हैं ना इमोशनली वीक होकर के आई थी मेरे पास। तो मैंने उनको यही कहा था चीज़ें समझो, क्योंकि इस लेवल से मैं गुजर चुकी हूँ संगत जी, जो होता है ना कि फ्रेंड्स लेवल पर, क्योंकि एक पे मैंने विश्वास किया था और वो फिर ऐसा होता है ना कि वो एक दिन आपको छोड़ के चला गया एकदम। तो फिर मुझे लगा, फीमेल फ्रेंड की बात कर रही हूँ, फिर वो ऐसा हुआ कि वो रिश्ता एकदम से ऐसा लगा, मैं बहुत ज़्यादा हार्टली अटैच हो गई। और फिर एकदम से लगा कि भाई ये कैसे, उस दिन फिर गांठ बांध ली कि आज के बाद अपने इमोशंस के साथ किसी को खेलने ही नहीं दूंगी। मैं उस लेवल, उस बाउंड्री तक किसी को आने ही नहीं दूंगी। अपने चारों ओर मैंने एक प्राइवेसी का एक वो कहते हैं ना बाउंड्री बना लेना कि यहाँ तक मेरी लिमिटेशन है, इसके आगे मैं किसी को अलाउ ही नहीं करूँगी कोई आए और मेरे इमोशंस के साथ खेल के चला जाए। वहाँ मैं स्ट्रांग हुई, और जब सेम इमोशंस को लेके मैं उसको गाइड कर रही थी, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस ले चुकी थी, तो मैं उसको गाइडेंस कर रही थी उन आंटी को। तो लेकिन सफ़र मैं प्रोफेशनल लेवल पर भी कर रही थी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जब उसको समझा रही थी, समझाते समझाते, और गुरुजी ने इंट्यूशन दी नेक्स्ट डे ये वाली कि सेम तो बच्चा तुम कर रहे हो, तुम कल दूसरे को समझा रही थी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर तो तुम ये चीज़ें कर रहे हो ना, इसीलिए तुम बार बार फेलियर हुआ है तुम्हारा, इसीलिए मतलब तुमने बैलेंस बना के नहीं चला, 100% उसको 1000% दिया ही क्यों, जब तुम्हारा डेस्टिनी नंबर यही कह रहा है कि तुम्हें बैलेंस बना के चलना है चीज़ों को, और किसी से भी इतना इमोशनली अटैच मत हो कि तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक दुख झेलना पड़े। तो आप उतना रखो, एक फीलिंग मतलब हमेशा बना के रखो कि ये चीज़ कभी भी जा सकती है। डिटैच वाली फीलिंग होती है ना कि ये कभी भी मतलब हट सकता है, तो वो वाली चीज़ें थी। और ये सीख गई, और कल से सच मानिए मैं जो कम से कम फरवरी से अभी तक बहुत ज़्यादा मेरे मेंटल पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन था
कि दिन रात समझ भी सकते हो, क्योंकि कोई भी मुझे मैसेज करता है मैं इमिडिएटली रिप्लाई करती हूँ, बिल्कुल कि जैसे पता नहीं, मैंने कहा ना 1000% उस चीज़ को रिवर्ट देना। तो कल से मैं इतनी स्मूथ, इतना माइंड खुश हूँ ना कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा बड़ा बोझ मेरे सर पे रखा हुआ था, कि तूने इतना बर्डन क्यों ले रखा था फालतू का, बैलेंस करके क्यों नहीं चली हर चीज़ को, क्योंकि तूने इसमें ना अपना बच्चा देखा, ना खाना ना पीना, कई बार नहीं भी बन रहा है, कई बार बहुत लेट हो रहा है, कई बार हम लोग सुबह का बना हुआ शाम को खा रहे हैं, तूने इतना इतना क्यों किया। बट वो मेरे से करवाया जा रहा था, मेरा नेचर था वो वाला हेल्पिंग नेचर का। लेकिन अब जाके गुरुजी ने मतलब ये वाला बाउंड्री भी बना दिया कि हर चीज़ की एक लिमिट है। कई बार ऐसा भी होता है संगत जी, हेल्प करने के चक्कर में आप ऐसा हो जाता है कि खुद से ट्रबल हो जाते हो, क्योंकि आप कभी ना कह ही नहीं पाते हो। ज़रूरत से ज़्यादा भी संगत जी हेल्पिंग नेचर हो जाता है ना, तब भी इंसान प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको किसी के लिए हेल्पिंग के लिए, कब आपको ना बोलना, कब आपको आगे से हेल्प करनी है। तो इन्हीं चीज़ों का बैलेंस बनाना ये कल गुरुजी ने मुझे सिखाया। और नेक्स्ट आते हैं कि गुरुजी ने कैसे पूरा दिन मेरे साथ रहे, और फिर मेरे को फुल डे, मतलब मैं अब इतनी रिलैक्स माइंड हूँ कि हेल्प भी कर रही हूँ, बट जो मेरे माइंड में प्रेशर था ना वो इतना बड़ा था ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं रातों की नींद नहीं सो पा रही थी, खाना इंजॉय नहीं कर पा रही थी, खाना बना नहीं पा रही थी। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि मेरा ध्यान कहीं है कॉलिंग पर, मेरा खाना जल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं बाहर 100% दे रही थी। जो मेरे कहते हैं ना कि जो मेरा काम है मैं उस पर 100% दे रही थी, लेकिन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने अपना स्ट्रेस ले लिया था। तो उसके बाद पूरा दिन, उसके बाद जब ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई संगत जी, फिर उसके बाद हमारे जो सोसाइटी के बाहर है हनुमान मंदिर, जहाँ पर गुरुजी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरे को ये सब चीज़ें कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा था। तो वहाँ पर था हनुमान जी का मेन मंदिर, जस्ट बाहर रोड पर ही है। और कल था उनका, मुझे पता भी नहीं था, कल था उनका कहते हैं ना स्थापना दिवस होता है, बर्थडे टाइप, वो था। तो वहाँ से आया एक इनविटेशन, और संगत जी फिर मेरी फ्रेंड आंटी का फ़ोन आया कि हमें चलना है बाहर, भंडारा भी हो रहा है और ये भी है। तो लेकिन एक दिन पहले ये मेरे पास मैसेज आ चुका था, और एक दिन पहले ही जो भी भंडारे में थोड़ा सा होता है दक्षिणा, वो गुरुजी ने दिलवाया। और नेक्स्ट डे जब हम भंडारा लेने के लिए गए थे, तो मैंने बोला था ये तो उनका बर्थडे एक तरह से प्रसाद की तरह है, जैसे गुरुजी का बर्थडे होता है। तो चलते हैं और हम लोग खा के आते हैं। तो हम लोगों ने जैसे हम लोग भंडारे के पास गए, तो अंदर ना एक मंडली आई हुई थी जो कीर्तन भजन कर रही थी। तो हमने तो सोचा था कि खाली हम लोग भंडारे का जो लेंगे प्रसाद लेकर के और घर आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी तो गुरुजी को कुछ सिखाना ही था। तो अंदर जो मंडली भजन कर रहे थे उन्होंने, मतलब हम 3 फ्रेंड गए थे, और उन्होंने हमें लगा लिया आवाज़ कि आप आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ। और जब कोई बड़े बूढ़े बुला रहे होते तो हम उनको मना नहीं कर सकते, तो हम मंदिर के अंदर चले गए और वहाँ बैठे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पर भजन चल रहे थे। अब से पहले हमने उनके नहीं सुने थे, और जेंट्स थे तो मतलब बात करने के तरीके से तो उनका गुर्जर और राजस्थानी दोनों टोन आ रहा था। तो संगत जी कुछ भजन जो लेडीज़ बैठी थी उन्होंने गाया बहुत अच्छा। और जब उन्होंने स्टार्ट किया मंडली में, जो उन्होंने स्टार्ट किया जब अपना, तो उनका जो गाना बजाना था वो प्रोफेशनल था। और जो मेरे माइंड में सुबह से चल रहा था ना स्ट्रेस काफ़ी दिनों से, तो आप यकीन मानें कि मैं लेडीज़ के साथ बैक साइड जैसे पीछे बैठे होते हैं उनके साइड बैठी थी। और जब उन्होंने जैसे अपना गाना बजाना प्रोफेशनल लेवल पर स्टार्ट किया जेंट्स लोगों ने मंडली ने, तो वहाँ पर जो मेन गाने वाले थे वो उन्होंने फिर बहुत अच्छे से खड़े हुए, उन्होंने वेलकम किया, बहुत लेडीज़ की तारीफ़ करी कि आपने बहुत अच्छा गाया। और जब उन्होंने गाना शुरू करा ना, तो उन्होंने अपना पहचान बताया कि वो 60-70 साल से ऊपर के हैं। और वहीं खाट पर एक बुजुर्ग थे और जिन्होंने सफ़ेद पगड़ी पहनी हुई थी, और जैसे कहते हैं ना राजस्थानी बुजुर्ग होते हैं ना ओल्ड, ऐसे थे, साफा सा पहना हुआ था सफ़ेद सर पे, और बहुत अच्छे दादाजी टाइप जो होते हैं तो वो थे। उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करा कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने अपने गुरु की बहुत तारीफ़ें की। और जब उन्होंने भाई गाना शुरू करा तो सच में वो नेक्स्ट लेवल पर था। और एक भजन तक तो मैं अपने इधर लेडी साइड बैक में बैठी ही रही, उनके इधर की साइड।
लेकिन जब उन्होंने नेक्स्ट या आई थिंक मिड में ही पता नहीं गुरुजी ने क्या इंट्यूशन दिया कि तो यहाँ से खड़ी हो और उस मंडली के पास जहाँ पर वो गुरुजी बैठे थे, पता नहीं क्यों मैं वहाँ जा कर के बैठ गई। और जो मेरे मतलब माइंड में चल रहा था ना, थोड़ा नेगेटिव था, क्या था मुझे नहीं पता। और वो जो ढोलक का और इनका जो हाई साउंड था, बहुत हाई साउंड, उसका बजना और बहुत अच्छे से जो बालाजी के भजन चल रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि बस मैंने बताया आपको कि मैं डिवोटी हूँ उनकी, बहुत मैं मानती हूँ बालाजी को। तब उन्होंने भजन वही गा रहे थे वो बालाजी के, और जो उनका म्यूज़िक का था ना, उसने जैसे कि पूरा नेगेटिव जितना भी माइंड में था ना, वो सब मतलब जैसे कि सब ड्रेन हो गया, सब हट गया। और मैं अपने मतलब बिल्कुल कहते हैं ना खो जाना, तो उस टाइप से हो गया। और इस बीच में एक बहुत अच्छी चीज़ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो उनके गुरुजी थे जो गा रहे थे, उनके जो गुरु बैठे थे वहीं पर, वो भी उनके साथ गा रहे थे। तो उन्होंने अपनी जेब में से 20 रुपये निकाले और उन्होंने कहा कि लो मेरे शिष्य के ऊपर ऐसे वार दो। तो और वो इतने खुश नज़र आ रहे थे ना, क्योंकि चेहरे पर दिखता है, क्योंकि उन्हें प्राउड फील हो रहा था कि ये जो गा रहा है बंदा सामने, वो मेरा शिष्य है, वो मैंने इसको सिखाया है। और सब लोग देखो कितना मतलब इंजॉय कर रहे हैं, तो गुरु को ना अपना आप ही दिखता है। तो ये वाली बात फिर वहीं घूम कर आ गई कि गुरु कभी भी अपने ऊपर से नहीं देख सकते अपने शिष्य को, ये बात बिल्कुल खारिज होती है। क्योंकि कल फिर मेरे को एक और एग्जाम्पल मिला कि जब वो गा रहे थे ना, तो उनकी आंखों में चमक थी, उनके गुरु की आंखों में, कि देखो ये मेरा बच्चा है, मैंने सिखाया है। फिर कल मेरे को एक बार दिखाई दिया कि गुरु अपने शिष्य के ऊपर प्राउड कर रहे थे। जब गुरु पैसे वारे ना अपने शिष्य पर, उनका बस कहते हैं ना प्राउड मूवमेंट होता है, तो दिखता है। तो वो फिर से एग्जाम्पल सेट हुआ कि हमारे गुरुजी जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे अंदर कहते हैं ना कि एकदम क्लीन कर रहे हैं हमारी आत्मा को, मन को, तो वो हमसे भी ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है कि जिसको मैंने तैयार करा है, ये मेरा शिष्य है। और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और जब जब हम उदास होते हैं या ऐसा कुछ होता है, परेशान होते हैं, तो हमसे ज़्यादा वो परेशान होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमसे ज़्यादा वो खुश होते हैं। तो विश्वास तो भाई होता ही है। और ये बात फिर से साबित होती है कि जब शिष्य आगे निकलता है तो गुरुजी को बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होती है। जब उनके बच्चे आगे निकलते हैं तो उनका बस कहते हैं ना कि सीना चौड़ा हो जाता है, वो कहते हैं बस प्राउड है कि भाई तुम मेरे शिष्य हो। वो वाली चीज़ वहाँ पर सटीक बैठी। और बहुत अच्छे से फिर हमने जैसे कि भजन कीर्तन सुने वहाँ पर, और मैं बिल्कुल जो भी मेरा मॉर्निंग का स्ट्रेस था वो सब एकदम आउट हो गया। और मैं तब से खुश हूँ, क्योंकि मन में अच्छा लगता है। और मैंने कल कुछ ज़्यादा काम भी किया, लेकिन रिलैक्स, स्ट्रेस नहीं दिखा जो मैं हमेशा मतलब पिछले 8-9 महीने से स्ट्रेस लेकर घूम रही थी, वो स्ट्रेस नहीं था। काम चल रहा था सब कुछ जो डेली करती हूँ, बट द स्ट्रेस आउट था, जैसे किसी ने मेरे माइंड पे कुछ मतलब घेर रखा हो, ऐसे था। तो वो नहीं था, कल बहुत खुश थी। जब 2-3 भजन सुन लिए अच्छे से, बहुत अच्छा मज़ा आया। जब हम भंडारा लेने के लिए बाहर गए तो फिर से वही एक सीख सिखानी थी गुरुजी को, कि बहुत सारे वहाँ पर ऐसा क्राउड भी था कि जैसे कि रिक्शे वाले हो गए या स्लम एरिया वाले होते हैं वो। और देखिए थोड़ा सा तो फ़र्क होता है, जो रहते हैं सोसाइटी में और स्लम एरिया, थोड़ा सा तो होता है ना फ़र्क, आपने देखा होगा। और अब तो इस टाइम बहुत सारे ऐसे नई पीढ़ी ऐसी है जो भंडारा लेना पसंद भी नहीं करते, उनको शर्म आती है कि भाई हम इनके बीच में जाकर के कैसे मतलब मांग सकते हैं प्रसाद को। तो ये वाली बात भी थी। लेकिन कल एक नई सीख और मिलनी थी ना, तो हमें क्या हुआ, हम लोग लाइन में लगे, तो बिल्कुल लाइन में ऐसे लगे थे कि जैसे कि उन्हीं के बीच में हम भी थे। और सभी रिक्शे वाले, जैसे आप समझ सकते हो, सभी थे, और सोसाइटी की और लेडीज़ भी थी, सभी लाइन में थी। और एक और सीख मिली कि जैसे गुरुजी के मंदिर में होता है और 4 जने शेयर करते हैं कि थाली को, ये बिल्कुल ऐसे ही था कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ज़्यादा सोसाइटी वाले, या जैसे मैं खुद की ही बात कर लूँ कि हम लोग पहले भी भंडारा लाते थे, लेकिन वहाँ कभी नहीं खाते थे, क्योंकि उनके बीच खाना थोड़ा सा मुझे भाई पहले अब चेंज है ना, तो हम लोग घर ले आते थे, घर पर खाते थे। लेकिन फिर से गुरुजी ने थॉट दिया कि नहीं, आपको इन्हीं के बीच में रह करके, फिर हम लोगों ने वही वाला गुरुजी वाला थॉट आया कि जब आप यहाँ खाओगे तो प्रसाद है, घर लेके जाओगे तो खाना है। तो हमने वही अपनी प्लेट्स को लिया, उनके बीच में ही रह करके,
और पीछे वाले अंकल जी हैं जो लाइन में लगे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और देखो भीड़ आकर के लेके जा रही है सारी पूरी वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हाँ लेने दो उन्हें, जब आपका मिल जाएगी चिंता ना करो वगैरह, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप पहले आ जाओ, आपको ज़्यादा जल्दी हो रही है तो आप ले लीजिए। तो फिर वो भी थोड़े से हंसे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपको लग रहा है कि आपको जल्दी है तो आप आगे आके ले सकते हो, तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं जब मिलेगा। तो वो भी फिर नॉर्मल हो गए और फिर कहने लगे नहीं नहीं हाँ हम भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है, आप चलो आगे। तो बहुत अच्छे थे वो अंकल भी। फिर इसके बाद थॉट तो सेम था ना कि फिर हम वहीं मंदिर पे बैठकर हमने खाया। और फिर गुरुजी ने थॉट दिया कि चाहे वो गुरुद्वारा, गुरुजी का बड़ा मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं भी हो, जहाँ का प्रसाद होता है वहीं बैठ के खाओ तो प्रसाद है, वो भी सब इक्वल समझें अपने आप को। और अगर आप कहीं और घर लेके जाते हैं उसे, तो वो सिर्फ खाना है। तो सेम मतलब गुरुजी ने थॉट दिया कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी के बड़े मंदिर में ही होना चाहिए ये चीज़ें, आप जहाँ भी कहीं से प्रसाद लेते हैं वो वहीं बैठकर ही खाएं, ताकि आपके अंदर जो इक्वलिटी वाला जो गुरुजी करवाते हैं अपने बड़े मंदिर में, वो सब जगह हो, खाली गुरुजी के बड़े मंदिर में ही ना हो। यहाँ पर तो धर्म आता ही नहीं है ना, यहाँ पे तो कम्युनिटी आती ही नहीं है, यहाँ पर तो प्रसाद है और हर जगह मिलता है प्रसाद, तो ठीक है हर धर्म में मिलता है, हर जगह मिलता है। तो वहाँ पर आप ये कह दीजिए कि कोई भी कंपैरिजन नहीं होता ना, गुरुजी के यहाँ भी आप जाते हैं तो चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, कितने भी छोटे पर हो, तो सबको एक ही थाली में शेयरिंग करवाते हैं, तो सीख तो मिलती है ना। तो वही चीज़ यहाँ मंदिर में भी है, आपको उनके बीच में ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो आपको शर्म आ रही है वहाँ पर जाने में, और अगर आप ले भी रहे हैं तो आप अलग से VIP बन करके प्रसाद ले आए हैं और आप अपने घर ले आए हैं, वहाँ नहीं खा रहे हैं, तो वो भाव फिर चेंज होता ही नहीं है ना, कभी भी मंदिर वगैरह में होता ही नहीं है फिर वो। तो आपको इक्वलिटी वाला भाव कब आएगा, जब आप उनके बीच में ही लाइन में जाकर लगेंगे और वहीं बैठ करके ही खाएंगे, कि कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, यहाँ पर धर्म या कम्युनिटी तो आती ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ कल एक और चीज़ें सामने आई, क्योंकि अब से पहले सिर्फ यही लगता था कि सिर्फ ये बड़े मंदिर में ही होता है, वहाँ जाकर ही ये मतलब थॉट आ सकता है, बाकी जहाँ हम कहीं बाहर अपने उसमें जाते हैं धर्म में, तो वहाँ पर सब सेम है, जैसे हम चलते आए हैं ना अभी तक ऐसे ही चलाएंगे। तो ऐसे नहीं है, चीज़ें सिखाई जाती इसलिए हैं ताकि वो आप अपनी ज़िंदगी पर अमल करो, वो हर जगह करो। वो सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, आपका चरित्र ही चेंज हो जाना चाहिए। इसीलिए शायद गुरुजी ये सिखाते हैं कि आप ये चीज़ यहीं अप्लाई ना करें बड़े मंदिर में, आप कहीं भी जाएं सब जगह अप्लाई करें कि जो प्रसाद है वो वहीं बैठकर खाएं। और अगर जैसे कल तो बर्थडे था तो वो तो प्रसाद था, लेकिन आप कहीं भी अगर मंदिर कहीं भी भंडारा खा रहे हैं तो उसके भी बदले आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दान में दे देनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, आप दे सकते हैं। या फिर वहाँ पर देने वाला कोई नहीं है तो उसके बदले का आप कुछ और किसी को मंदिर वगैरह में दे सकते हैं, तो ये वाला भी करना चाहिए। अब बात आती है कि कल गुरुजी ने इतना मतलब कुछ माइंड सेट करने के बाद निकलवाया क्या घर से। तो एक्चुअली क्या था कि जैसे NCERT की किताब लगी हुई है, तो मुझे कुछ लाइब्रेरी के सिग्नल आ रहे थे, बार बार मैं अपने ग्रुप में भी और अलग अलग संगत से ही पूछ रही थी कि भाई लाइब्रेरी है क्या किसी के यहाँ पर, तो ऐसा कुछ जवाब नहीं आया था। तो मुझे लगा कि शायद मेरे ही यहाँ पर है और किसी के यहाँ नहीं है पूरा। फिर मेरा माइंड की कैलेंडर तो निकल गया, लेकिन स्टिल मेरे पास संगत जी जैसे स्क्रीन सेवर होता है ना टीवी का, मैं पिक भी डालूंगी आपको, फिर वो मेरे सामने फ्लैश हो रहा था कि अभी भी कुछ बाकी है। फिर मैंने अपने ग्रुप में डाला कि भाई किसी के यहाँ लाइब्रेरी है, क्योंकि एक ही चीज़ कई घरों में निकलती है। तो फिर स्टिल लगा कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बुक्स कुछ ऐसा है लाइब्रेरी बुक्स जहाँ रखी हैं कि जहाँ ख़राब है। फिर मैंने पर्चियाँ डाली कि गुरुजी पहले आप मुझे बताओ जितने हमारे मेंबर हैं घर में, मैंने उनकी पर्ची डाली कि किससे रिलेटेड है ये, मुझसे, मेरे बेटे से, हस्बैंड अंकल से। तो फिर पर्ची में आया कि भाई मेरे बेटे से रिलेटेड बुक्स है कोई। जब बेटे से रिलेटेड बुक्स का ही कॉर्नर हम लोगों ने जो वहाँ रखी हैं उनको चेक किया, तो बुक्स के नाम पर संगत जी ये निकले थी कि जैसे कि NCERT की बुक्स होती हैं, और हम लोग मैंने 3-4 सेट 8th क्लास में है वो, तो उनसे पहले मैंने मतलब 3-4 सेट अलग अलग लोगों से ले लिए थे, क्योंकि NCERT की बुक तो भाई ज़्यादा चेंज नहीं होती है, वो तो सेम चलती रहती हैं।
वो प्राइवेट में अलग उनका पूरा कोर्स होता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक मैंने अलग अलग जगह से ले रखी थी, जो कि 2-3 सेट मेरे पास रखे हुए थे। बेटा पूरा साल यूज़ कर चुका है, लिया मैंने स्टार्टिंग में ही था जब वो 8 क्लास में आया था, अलग अलग घरों से जैसे ले लिया कि बेटा तुम्हारे अब तुम नेक्स्ट क्लास में आ गए हो, तो आपकी जो साल भर की एनसीईआरटी की बुक थी वो दे देना कि भाई मेरे बेटे के काम आ जाएंगी। तो वो बुक्स ऑलरेडी यूज्ड होती है ना, कि पहले से पता नहीं कितने घरों में होकर आ रखी होंगी, तो वो वाली थी। और एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता प्राइवेट स्कूल में, तो उनके तो अपनी ही अलग बुक्स बनाई हुई हैं। तब संगत जी इसी तरीके की पूरी 2 कोर्स की किताब सेम वो निकली थी, और जो बहुत पुरानी जो बेटे की मतलब ऑलमोस्ट यही निकली थी, और वो निकली 2 सेट पड़े हुए थे, जो पता नहीं कितने घरों से शायद यूज़ होकर के आ गए होंगे, और हो सकता है वो मेरे बेटे के ऊपर कुछ स्टडीज़ में रुकावट का काम करेंगे, तो देखो गुरुजी ही जाने। तो वो बुक्स निकली, और थोड़ी सी मेरी मदर की एक स्टिचिंग वो बहुत पहले सीखती थी, मैं बहुत छोटी थी शादी से पहले, तब वो स्टिचिंग सेंटर जाती थी, सिलाई सेंटर, तो वहाँ की उनकी जो ड्राफ्ट वगैरह की बहुत पुरानी किताबें थी, और शायद वहाँ के बाद उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी हुई थी सीखने के बाद, जब वहाँ से वो जा रही थी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी शायद उनको। तो तब की मैं जब सिलाई सीख रही थी तो मैं उनसे मांग के ले आई थी कि आप अपनी नोट्स बुक मुझे दे दो, तो कुछ वो किताबें मैंने हटाई वहाँ से। मैंने कहा ना कि घर से बाहर निकलनी है वो तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम जब गुरुजी ने आपको बोल दिया कुछ हटाना है, तो जहाँ वो बहुत टाइम से रखी हुई है वहाँ से आपको हटा देनी है। तो वो चीज़ें मैंने कुछ हटाई थी। और संगत जी बेटे से रिलेटेड जितनी भी मुझे लगा ना अब यूज़ की नहीं है बुक, तो वो मैंने सारी निकाल दी। एक मेरे हस्बैंड की 9th क्लास की रिलेटेड ना पूरी फटी हुई बुक उन्होंने, पता नहीं पूरा जैसे कि ग्रामर की बुक होती है यूपी में जो चलती थी, वो बिल्कुल फटी हुई थी, उन्होंने टेप वेप से पता नहीं कैसे कैसे चिपका रखा था। एक वो वाला बुक निकला था कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी टाइम वो कहीं कहीं यूज़ हुआ है, अलग अलग घर में गया था, और मेरे हस्बैंड अंकल ने उन पर नोट्स वगैरह भी लिखे हुए थे, तो वो बिल्कुल फटीचर हालत में था, तो वो निकाला था। तो इस तरीके से कल वो किताबें निकली थी, जैसे हम किसी से बोरो कर लेते हैं, खुद की खरीदी हुई नहीं, बोरो करा हुआ जो किसी से है, वो वाली किताबें कल निकली हैं घर से। और फिर उसके बाद मैंने पर्ची दोबारा डाला कि गुरुजी अब लाइब्रेरी जो आप बता रहे हो या जो भी बुक्स हैं वो निकल गई, तो फिर पर्ची में आया हाँ अब सब कुछ निकल गया है। फिर सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ अब आपके यहाँ से चीज़ें निकल गई हैं। और एक चीज़ और आ रही थी, शायद आपके यहाँ भी संगत जी आप टैली कर लेना, जो एंसेस्टर्स आपके यहाँ चले गए हैं, चाहे वो दादी हो, नानी हो और पुराने कोई भी हो, तो उनकी दी हुई चीज़ें अगर आपके पास स्टिल है, मैं बेटियों के लिए ज़्यादा कहूँगी जो शादीशुदा हो गई हैं और उनके पेरेंट्स अब नहीं हैं, उनके पास उनकी मदर की दी हुई कोई चीज़ है, कपड़े स्पेशली जो वो ऑलरेडी पहन चुकी हैं या उन्होंने दिलवा दी थी, तो इस टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मैं स्पेशली उसका कलर कहूँ तो येलो ग्रीन रेड ब्लैक टाइप का, ऐसा कुछ ग्रीन, ऐसा येलो कलर, येलो ग्रीन ज़्यादा मैं बोलूँगी, या प्रॉपर ग्रीन ब्लैक हो, इस तरीके का शेड कोई। तो ये वाली चीज़ें मतलब अगर किसी का जो चला गया है और उसके कपड़े अभी भी तुम्हारे पास हैं तो आप वो निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास भी, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊँगी कि मेरी मदर इन लॉ जैसे भी अब नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने जो 13वीं पर जो उनका पिक लगा था, स्वरूप जो उनका लगा था, तो जो साड़ी उन्होंने उसमें पहनी हुई थी वो मतलब उनके जाने से पहले मैंने ही, मतलब मेरे साथ ही जाकर वो लेकर आए थे, और वही फ़ोटो जो थी वही हमने 13वीं में लगाया हुआ था, सेम ओल्ड पिक। और वही साड़ी जब जैसे होते हैं ना कि भाई अब वो नहीं है तो भाई उनके कपड़ों का क्या होगा, तो हम बच्चों ने आपस में बांट लिया कि हम किसी को नहीं देंगे, प्यार में हम ही लेंगे। तो वही साड़ी, मुझे इतना नहीं ध्यान क्योंकि चीज़ें तो अब कैलकुलेट होती है ना, वही ब्लू साड़ी मैं अपने पास, ब्लू गोल्डन अपने पास ले आई यहाँ पर। हालांकि मैंने पहनी ही नहीं कभी क्योंकि वो साइज़ एंड ऑल का इशू था, तो मैं नहीं पहन पाई। तो वही साड़ी मैं अपने पास यहाँ पर ले आई थी, तो वही गुरुजी ने निकलवाई थी कि भाई ये चीज़ें निकलेंगी, तो वो निकलवाया कि जो लोग चले गए हैं आपको उनके कपड़े नहीं लेने हैं, क्योंकि
वो पितृ पर जो चले गए वो परेशान नहीं कर रहे, लेकिन अब उनकी जो निशानियाँ समझ के आप लेकर आए हो ना, वो आपके ही कर्मों द्वारा जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसमें रम गई हैं। अब वही आपको भोकाल बनाएंगी, वही आपको ट्रबल करवाएंगी लाइफ में, आपके काम चलते चलते रुकवा देगी। वही चीज़ें निकलवाई हैं गुरुजी ने। तो इस तरह के कोई भी कपड़े हैं आपके पास, चाहे आपने पहन लिए हों या फिर अनफ्रेश हो, फ्रेश और अनफ्रेश दोनों ही, उनके यूज्ड किए हुए हों या फिर उनके दिए हुए हों, कि कभी उन्होंने वो फिज़िकल फॉर्म में थे, उन्होंने दिलवा दिए हों और अभी भी आप यूज़ कर रहे हो। मैं 2 सिस्टर की भी बात करूँगी स्पेशली इसमें यहाँ पर, कि 2 बहनें हों और भाई अब उनके माता पिता नहीं है, लेकिन जब थे फिज़िकल फॉर्म में तब उन्होंने दिलवा दिए थे, तो वो अभी भी उनके पास है, तो प्लीज़ आप उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन रहा है उसकी चीज़ों का। तो संगत जी बस यहीं तक कल तक का सत्संग में शेयर करूँगी। और कल गुरुजी ने कल से मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि काम करना है बच्चा, बैलेंस के साथ करना है और विदाउट स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना है आपको। तो ये क्लियर करा कि तुम्हें 1000% देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जितना दे सकते हो, ठीक है। 100% भी बहुत होता है, लेकिन आप उसका बिल्कुल अति कर देते हो कि सर्विस काम करने की भी, तो वही चीज़ आपसे फिर छीन ली जाती है। तो आप अपना 100 ही दो, 1000 मत दो, उतना दो। और लिमिट क्रॉसेस कर लो अपनी चीज़ों की, कि आपको इस हद तक आपको हेल्प करनी है, दूसरों की सपोर्ट भी दूसरों को इस हद तक लेना है। क्योंकि इस टाइम तो संगत जी ऐसा भी हो गया है कि गुरुजी ने बहुत सारी ना बाउंडेशन भी क्रिएट कर दिया है। जब आप उनके बिल्कुल हो जाते हैं ना, कि जब आपके नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आप एक प्योर बच्चा बन जाते हो, कि अब आपका सब कुछ जितना सामान था ऑलमोस्ट निकल चुका है। और फिर उसके बाद गुरुजी थोड़ी सी बाउंडेशन क्रिएट करते हैं आपके चारों ओर, कि अब आप जल्दी से किसी से कोई गिफ्ट्स नहीं लोगे, मतलब नहीं लोगे। एक्चुअली क्या था कि मेरे जैसे मदर था, तो उनको भी मतलब मदर है, तो उनको भी कहीं गिफ्ट देना था कहीं पर, तो वो बोल रहे थे कि क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली ये बोला, मैं तो चीज़ें गिफ्ट्स निकलवा के परेशान हो रही हूँ, तुम उनके घर में और ज़्यादा भर दो। तो मैं इनके पैसे दे दो, जिसको जो लेना होगा अपना आप ले लेगा, ना गिफ्ट लेके जाना, ना मिठाइयाँ लेके जानी, कुछ नहीं लेके जाना। आपका जितना आपके बजट में आता है आप प्लीज़ पैसे दे दो। तो गिफ्ट्स कई बार ना इतने मतलब भयंकर ले जाते हैं दूसरे के घर में, पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक गुरुजी थोड़ा सा, जिस घर की प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, जिसमें ज़्यादा चल रही होती हैं, तो जब भी कोई आके गिफ्ट दे के जाता है तो वो उसमें और तड़का लग जाता है फिर। तो थोड़ा सा गिफ्ट्स लेना देना जब तक आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। पैसे दे दीजिए कि भाई अपने आप ले लेना जो लेना हो, ताकि दूसरा भी सेफ़ रहे और आप भी सेफ़ रहो। आपका अगर मैं दोबारा लौट के आपके पास ना आए और दूसरा भी बेचारा परेशान ना हो। जिन भी संगत के मेरे पास देखिए रहते हैं, केसेस चल रहे होते हैं या रेमेडीज़ चल रही होती है, तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग में यही होता है कि अभी तो लास्ट कर्मा क्लियर कर लो और नया क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा ना गुरुजी बाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं कि अभी कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ताकि दूसरा भी सेफ़ रहे और आप खुद भी सेफ़ रहो। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप खुद में मतलब आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आपने दूसरे को भी आग लगवा दिया। आपके खुद के अंदर आग लगा हुआ है, आपने दूसरे को भी हाथ लगाया और उसको भी जला दिया। तो थोड़ा सा सेफ़ होकर के डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि पूरी माचिस की डिब्बी में आग लगा दिया। जब एक में आग लगी हुई तो उसको साइड कर दो ना, नहीं तो पता चला दूसरी माचिस की पूरी डिब्बी में आग लग जाएगा, उस टाइप से। तो जब आपको खुद को पता है कि थोड़ा सा आपको सेफ़ होके चलना है, खुद भी सेफ़ रहो और दूसरों को भी सेफ़ करो। तो ये गुरुजी का शायद आज मैसेज था आप सभी संगत तक पहुंचाने के लिए। और कल से आज तक विदाउट स्ट्रेस गुरुजी ने जैसे ब्लेस कर दिया है कि जा बच्चा अब तू मतलब खुश रह, तेरा जितना भी बड़े से बड़ी मैंने तेरी परीक्षा ले ली और गुरुजी खुद ही पास करवा रहे हैं। मैंने कहा ना, परीक्षा भी खुद ले रहे हैं और पास भी खुद ही करवा रहे हैं, बट ज़िंदगी के लेसन देते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा लेसन दिया कि कोई आपको ऐसा नहीं करना कहीं भंडारे में जा रहे हो आप, अव्वल तो भाई आपका मन करे तो जाओ, नहीं तो नहीं। जा रहे हो तो वीआईपी बन के मत जाओ, उसी तरीके से जाओ जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं, कि आप सबके बीच में प्रसाद हो और वहीं खड़े होके खाने की अगर आप में हिम्मत है तो वहाँ तक जाओ, अदरवाइज़ बैठ जाओ घर में। तो ये वाली बात है। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने घर से निकाली है नेगेटिव, और लाइफ का जो मैं खुद परेशान थी उसके लिए क्लैरिटी दिया मुझे, मेरा माइंड साफ़ करा कि कहाँ तक मुझे क्या बाउंडेशंस रखनी है अपने
एक कहते हैं ना कि अपनी चारों तरफ एक बाउंड्री रखनी है और किसी को ये हक नहीं देना कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल के चला जाए। और फिर आपका जैसे होता है ना प्राइवेसी को, आपकी प्राइवेसी को, आपके इमोशंस के साथ किसी को भी हक नहीं देना कि वो उसके साथ खेल के चला जाए और आपको परेशान करे। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है कि किसी के इमोशंस के साथ खेलना। ये वो बंदे होते हैं कि कह कुछ भी नहीं पाते हैं, मुँह से कुछ नहीं कह पाते और सिसकियाँ ले लेके बस रोते रह जाते हैं कि बस कुछ कह ही नहीं पाते। तो बस गुरुजी उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं कि जो बस सबसे मतलब सच्चे बच्चे होते हैं कि जिनकी गलती नहीं होती और उनको और दबाया जाता है और दबाया जाता है बच्चों को, और वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। बस होता है ना कि बस गुस्साए, मतलब जो भी उनके मन में होती है पीड़ा वो बस पीते रहते हैं। तो उसी के लिए कि बच्चा अपने उस तक किसी इमोशन को इतना अलाउ ही मत करो कि वो आपकी इमोशंस के साथ खेल के चला जाए। ये आपने अलाउ किया हुआ है, आपने 1000% दे दिया और अब वो आप ही के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अब आप खेलने ही मत दो। यहाँ पर गलती सिर्फ आप ही की है। क्यों आपने 1000% दिया किसी को? क्यों अपने इमोशंस के साथ किसी को दे दिया कि इमोशंस की लो भाई तुम उसको पीड़ा पहुँचाओ? तो यही सीख दिया गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। यही ज़िंदगी के लेसन है जो एक गुरुजी अच्छे जो गुरुजी होते हैं वो अपने शिष्य को देते हैं। ये एक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगी, डीएनए में जाएगी, खून में जाएगी। सेवा भाव सिखा रहे हैं और ये भी सेवा मुझे दे दी कि ये चीज़ें मैं और ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो हमारा परिवार है एक्चुअल में जो साथ में सिखा रहे हैं गुरुजी की, ये हमारा जो परिवार वो तैयार कर रहे हैं। मुट्ठी भर संगत जो है वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हीरे हों, हीरे होते हैं ना, उनको तराश रहे हैं गुरुजी। वो एक दूसरे की मदद करते हैं। सच बताऊँ तो मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल अलग हो। ये वो हारे हुए बच्चों को गुरुजी अपनी शरण में लेते हैं जो बस दुनिया से हारे हुए हैं। कहते हैं ना जिंदा लाश की तरह रह रहे हैं, बस झेल रहे हैं। तो बच्चे झेलना नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं करो कि वो आपके इमोशंस के साथ खेले। गुरुजी का ही मैसेज है, क्योंकि वो आपकी जगह आकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो आपको एक सीख ज़रूर ऐसी दे देंगे कि आप खुद से लड़ने के लायक हो जाओ। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, और हमारे सभी संगत परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आप ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करते रहिए ताकि हमारी जो लाइफ है वो ज़िंदगी है बहुत अच्छे से चल सके, और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें हमारा, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से भाई हैंडल कर सकें खुद से। क्योंकि लड़ना तो खुद ही है ना, हथियार तो खुद को ही उठाना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो अब हम इस सत्संग को करते हैं विराम, और नेक्स्ट ब्लेसिंग के साथ, इंतज़ार के साथ अब हम चलते हैं, लेते हैं अलविदा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।